9 साल के अनुभव से महिलाएं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो यहाँ हमारे देश में संविधान के ऊपर जो हमले किए हैं, उसका सबसे ज़्यादा शिकार बने हैं हमारे देश की महिलाएं। इसमें 2 प्रकार का ये सम्मेलन में जो बातें आई, पहले ये कि जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस का जो विचारधारा है, वो विचारधारा के तहत मनोवादी सोच और हिंदुत्ववादी सोच, जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ, जनवाद के खिलाफ, सामाजिक न्याय के खिलाफ, जाति प्रथा को बढ़ावा देती है, महिलाओं की दूसरे दर्जा का बढ़ावा देती है, तो ये सोच इस पूरे प्रदेश और इस पूरे देश को प्रदूषित किया है। प्रभावित और प्रदूषित ये दोनों हैं। और अगर नीतियों को भी देखते हैं, आप मोदी जी कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? विमेन लेड डेवलपमेंट, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर इतना बोझ है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। जिस रूप में एक पुरुष प्रधान समाज में औरतों को अपनी ज़रूरतों को काट कर पूरे परिवार और देश को चलाने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी सरकार तो इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। नीति की बात अगर कहें तो एक तरफ मनुवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा और दूसरी तरफ पूरे तौर पर पूंजीवाद के अग्रसर रूप, जिसमें असमानता इतना बड़ा है। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं पिछले 9 साल के अनुभव, महिलाएं पीछे गए हैं। सबसे जो बड़ा हमला है हमारी यूनिटी के ऊपर। देखो, धार्मिक आस्था को आप एक राजनीतिक हथियार के रूप में बनाकर आप एक महिला को दूसरी महिला के प्रति एक नफरत आप पैदा कराएंगे। कौन सा देश आगे बढ़ सकता है? आप बताइए, कौन सा देश बढ़ सकता है? प्रधानमंत्री ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर इस बार फिर से वो जब चुने जाएंगे तो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना के रुकेंगे। देखिए, आज वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे 5वां नंबर पे सबसे बड़े इकोनॉमी है। वो ठीक है, जिसकी मेहनत है फल तो नहीं मिला ना उनको। किसकी मेहनत है? मजदूर किसानों की जो मेहनत है, फल तो नहीं मिला ना। असमानता तो अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों को मिला। अब जीडीपी बढ़ाएंगे और बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ाएंगे तो फल किसको मिल रहा है? आप क्या कह रहे हैं? एक दिन में एक बड़े पूंजीपति का इनकम खुद व्यक्तिगत 1260 करोड़, और एक औरत जो दिन रात बराबर करती है 250 रुपया। ये क्या है? देखिए, मेन बात यह है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर जो भगत सिंह की राष्ट्रवाद रहा, जो स्वतंत्र सेनानियों का राष्ट्रवाद रहा, उसको पूरे तौर पर तोड़ मरोड़ कर आप किसी विशेष धर्म के साथ जोड़कर राष्ट्रवाद करेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पर मैम, ऐसे में एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि इसी देश में जो बहुसंख्यक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, हिंदू धर्म को खतरा है, इस तरीके के स्लोगन। दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक है वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे सही? ये तो बनावटी है। कौन सा हिंदू धर्म का मजदूर समझता है कि मेरा धर्म खतरे में? वो समझता है मेरे परिवार खतरे में है, क्योंकि महंगाई की बोझ से मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैम, देखा ना कि पत्थरबाजी हो रही है, धार्मिक जुलूस हो रहा है। धर्म नहीं है, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। जो नीति है जिससे हर हिंदू मजदूर या मुसलमान मजदूर या कोई भी मजदूर हो, मजदूर का पहचान है, वो इसलिए आज परेशान है कि भाई मुझे मजदूरी का दाम ठीक नहीं मिल रहा है।
आज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्यों आंकड़ा खत्म कर पर दिया? माहौल तो खराब हो रहा है ना, आप देखें ना कि किस तरह की खबरें आ रही हैं, हिंसा हो रही है धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक हमले हो रहे ये हैं। तो बनवाया जा रहा है ना, खराब करवाया जा रहा है। जब आप बुनियादी बातों का हल नहीं निकालेंगे, आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, आप जो आर्थिक परेशानी, सामाजिक परेशानी उसको एक तरफ करेंगे और फिर लोगों को बांट के राज करोगे, तो क्या ये हिंदुस्तान की मदद हो रही है क्या? अभी हाल ही में क्योंकि जब दिल्ली में बुलडोज़र चला था तो आप वहाँ पर पहुँची थी, अभी हाल ही में नू में बुलडोज़ किया गया है घरों को, और एक तबके का ये आरोप है कि उनकी धार्मिक पहचान के तहत जो है उनके घरों को तोड़ा गया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? नहीं, वो क्यों कहेंगे? वो तो सरकार जिसने बुलडोजर चलाया वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम लोग दंगे में थे, चाहे कोर्ट केस हो या ना हो, नोटिस दिया हो या ना हो, तुम दंगे में थे। बाकी जो लोग दंगे में थे और जो करवाए गए उनके ऊपर कुछ नहीं, तो नेचुरली ये पहचान की बात थी। और हाई कोर्ट ने रोका बुलडोजर को। हरियाणा में हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरे तौर पर एथनिक क्लेंजिंग है। तो जो शिकार है वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, तो हाई कोर्ट ने कहा। पर उसके बाद खबर आई कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये तो मैं नहीं जानती ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है जब मुरलीधरन जी दिल्ली के जस्टिस थे और वहाँ उनके कोर्ट में जब नफ़रत वाले भाषण सुनाया गया और उससे पुलिस को कहा तुरंत एफआईआर दर्ज करो, उनका ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ। अब इनका भी अगर ट्रांसफ़र हुआ तो देश की जनता के सामने स्पष्ट है। पर एक दो मुख्य नाम जिसमें एक की कल गिरफ्तारी हुई है, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर का नाम ज़ोर शोर से है, वो पहले से उठाया जा रहा है जब उन्होंने जुनैद और नासिर वाले मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था, तब से लेकर अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? ये दोनों सरकारों की लापरवाही। राजस्थान सरकार क्या कर रही है ये अभी पता चल रहा है। उनकी कॉल रिकॉर्ड जो बताया गया कि वो राजस्थान में घूम रहा था, तो राजस्थान में जब घूम रहा है तो राजस्थान सरकार क्यों अपने हाथ ऐसे साइड में रखकर क्यों नहीं एक्शन लिया? और हरियाणा सरकार तो क्यों एक्शन तो नहीं ले रही है? तो ये बहुत ही खेद की बात है कि जो खुलकर इस प्रकार की भड़काऊ वाली सिर्फ नीति नहीं काम करा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप गरीबों के घरों पर बगैर नोटिस की बुलडोज़र चलाएंगे। क्या है ये हमारे देश की छवि? ये संविधान के ऊपर पूरा हमला है। जो जो झुग्गी को तोड़ा गया, वो झुग्गीवासी जो रो रहे हैं उनके आंसू संविधान की धज्जियां जो उड़ाए जा रहे हैं उसके लिए है।